हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा टीम मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया है सभी यूनिट्स के साथ, ताकि आप एग्जाम को बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाओ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो यू हैव 3 यूनिट्स। यूनिट फर्स्ट इज इन द स्टेट, सेकेंड यूनिट इज इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी और यूनिट 3 इज सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। अगर यूनिट 1 की बात करें तो इसमें वेयर द वर्ल्ड थिंग्स आर, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर, और कंज्यूमर कंप्लेन और कंप्लेन अबाउट जो कटिंग ऑफ ट्रीज है इसको डिस्कस करना है। देन आपको एलिजाबेथ कैनेडी की ब्रेकडाउन और वेयर द विल्ड थिंग्स आर का रिव्यू जो होता है उसकी स्टडी करनी है। फिर डैन ब्राउन की एंजल्स एंड डिमॉन्स, फिर डैन ब्राउन का बुक रिव्यू एंड मूवी रिव्यू। फिर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन थर्ड यूनिट की बात करें हमें तो टू ज्योतिबा फ्रॉम सावित्री बाई फुले, दे आर नॉट लव लेटर्स बट टेल यू वट लव इज ऑल अबाउट, इसको डिस्कस करना है। फिर पंचुएशन से रिलेटेड चीजों को, जो कि नताशा शर्मा स्विगी टेक्स अ वॉक की है। ऐसे ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइलेंस इनटू लैंग्वेज एंड एक्शन, और फिर सलमान रश्दी हॉरन एंड द सी ऑफ स्टोरीज। तो ये सारी चीजें हैं आपके सिलेबस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर बुक। जैसे कि कॉमिक्स होती है या फिर आप देखते हो कि पिक्चर बुक्स होती है जिसमें पिक्चर्स होती है और उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरीज को समझते हैं। तो ऐसे ही आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक स्टोरी दे रखी है। द स्टोरी इज अबाउट वन इवनिंग इन द लाइफ ऑफ अ बॉय नेम्ड मैक्स। ये जो स्टोरी है एक शाम की है और एक लड़के की जिंदगी की है जिसका नाम क्या था, मैक्स था। तो इस तरीके से ये स्टोरी शुरू हुई है जिसका एंड है यहाँ पर। तो आपको उस स्टोरीज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएगा, क्या पिक्चर आएंगी या फिर इसी तरीके से आएगा, ये आपको एग्जाम में ही पता चलेगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए जस्ट लगा दिया ताकि आपकी वो यूनिट कवर हो जाए, तो आप इसे देख सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको पिक्चर बुक पढ़नी है और उसके बाद आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जैसा कि आप पैसेज राइटिंग में देते ही हो। जैसे कि पहला ही पूछा, राइट द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द स्टोरी। मॉरिस बर्नार्ड सेंडक इनके राइटर का नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर पूछा गया, व्हाट इज द इनिशियल मिस्ट्री दैट मैक्स एंगेजेस इन, लीडिंग टू हिज मदर सैंडिंग हिम टू बेड विदाउट डिनर। तो ये तो आपको यहीं से पता चल जाएगा जब आप पैसेज को पढ़ोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सबसे पहले, उसके बाद ही इस तरीके के जो आंसर होते हैं वो सॉल्व आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन आरटीआई टू एमसीडी ऑफ योर एरिया आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द फंड्स प्रोवाइडेड अंडर वेरियस हेड्स टू द स्कूल इन योर एरिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो आपको आरटीआई लिखनी है एमसीडी को, और आरटीआई आपको पता ही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जब आपको कुछ पूछना होता है किसी गवर्नमेंट स्कीम या अपने एरिया से रिलेटेड तो आप लिखते हो आरटीआई। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एमसीडी को लिखनी है आपको आरटीआई, और उनसे पूछना है जो फंड प्रोवाइड किए गए थे आपके एरिया से, उसकी नॉलेज लेने के लिए आपको ये करना है कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है। तो सबसे पहला देखो, 2 तरीके होते हैं इसके। पहला जो तरीका है वो अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट मेथड में आपको अपना नाम, एड्रेस जो भी आपका 2 लाइन का होगा, फिर आपका ईमेल एड्रेस, फिर कॉन्टेक्ट नंबर और डेट डाल के अपने एड्रेस को कंप्लीट करना है, यानी कि सेंडर एड्रेस। उसके बाद आपको 2 लिख के जो आपका रिसीवर एड्रेस है वो लिखना है, और ये आपको मेंशन होगा, वरना आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेंशन है एमसीडी, एमसीडी आपको पता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो 2 द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी, और फिर एमसीडी का एड्रेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप लिखोगे, नहीं है तो XYZ कुछ भी डाल के आप एक इमेजिनरी जो एड्रेस होता है उसे लिख सकते हो, पर आपको लिखना पड़ेगा। फिर सब्जेक्ट, जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन सब्जेक्ट है आपको वही लिखना है। फिर डियर सर मैडम लिख के आपको कैसे लिखना है कि आई एम राइटिंग टू यू अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। मैं आपको ये लिख रहा हूँ, और किसके अंडर होते हुए, जो आप एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो बना था, उसके प्रोविजंस यानी कि उसके प्रावधानों में रहकर ही लिख रहा हूँ। मुझे ये जो भी आपको जानकारी चाहिए वो लिखनी है। जैसे कि स्कूल से रिलेटेड थी तो यहाँ पे स्कूल का नाम दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो खुद से कुछ भी लिख दो, लोकेशन लिख दो, और फाइनेंशियल ईयर जो भी टॉपिक था वो लिख। कुछ भी क्वेश्चन आप फ्रेम कर लो उस टॉपिक से रिलेटेड। 1 2 3 4 5 मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किए, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमें इन्फॉर्मेशन दो, टोटल फंड जो था कितना एलोकेटेड हुआ था। फिर ब्रेक डाउन दो कि वो फंड जो था वो कहाँ कहाँ यूज हुआ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना हुआ, मेंटेनेंस में कितना हुआ, एकेडमिक प्रोग्राम्स में कितना हुआ, या फिर और कोई कैटेगरी, फिर कोई स्पेसिफिक ग्रांट या आप लोगों ने स्कीम्स बनाई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछने, जो भी आपका टॉपिक आएगा उस टॉपिक से ही रिलेटेड। फिर एंड में आपको अपना एड्रेस के साथ कि प्लीज सेंड द इंफॉर्मेशन इन राइटिंग टू माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है, थैंकिंग यू, और सिंसियरली डाल के अपना नाम लिखो, आरटीआई कंप्लीट।
दूसरे मेथड की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे मेथड में आप क्या कर सकते हो, जो आपके बुक का मेथड है, और मुझे भी यही वाला काफी ज्यादा इजी लगा है, आपकी बुक वाला। इस सेकेंड मेथड में क्या करना होता है, आप सीधा क्या लिखो, रिसीवर एड्रेस टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एमसीडी दिल्ली सर। यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, फंड से रिलेटेड ही है, सेम क्वेश्चन लिया था मैंने, पर फॉर्मेट समझाने के लिए अलग। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के सिंपल सी लैंग्वेज में बोला हुआ है कि मैं मिस भारती डॉटर ऑफ श्री सतीश वर्मा, मेरा रेजिडेंट है यानी कि करोल बाग दिल्ली में रहती हूँ, मोबाइल नंबर ये है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो। इन्फॉर्मेशन क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड्स ग्रांटेड टू द एमसीडी स्कूल लोकेटेड एट टैंक रो प्रसाद नगर करोल बाग अंडर वेरियस हेड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। क्या अमाउंट है उस फंड का जो एमसीडी स्कूल को मिली है, या फिर हाउ मच ऑफ द फंड एलोकेटेड अंडर मिड डे मील स्कीम वाज स्पेंट, जो फंड आपको मिला है उसमें से मिड डे मील स्कीम में कितना खर्च हो चुका है। तो आप मुझे ये सारे इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ मुझे करवाइए, और फिर आपको योर्स सिंसियरली, फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है कि नेम ये, पोस्टल नंबर ये, गली नंबर ये, प्रसाद नगर करोल बाग। तो मुझे ये फॉर्मेट इजी लगा, अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप ये वाला फॉर्मेट जो है यूज करना, तो इससे आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा एमसीडी वालों का या फिर जिसको भी आपको आरटीआई पूछने के लिए एग्जाम में आएगा वो एड्रेस लिख के डायरेक्ट शुरू करना है, 2 क्वेश्चन पूछो, खत्म है, और एंड में अपना एड्रेस लिख के इसको बाइंड अप करो। तो ये आपका बुक वाला है, अगर आप ये यूज करोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी इट्स अप टू यू, अगर आपको वो ज्यादा सही लग रहा है तो आप वो भी लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर पर्स हैज बीन स्नैच्ड व्हेन वॉकिंग टू द मार्केट इन योर लोकेलिटी। क्या आपका जो पर्स है वो किसी ने छीन लिया जब आप मार्केट में चल रहे थे। फाइल एन FIR एट लोकल पुलिस स्टेशन। यहाँ पे गलती से लग गया फ्रेम सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस, इसे इग्नोर करना। तो आपको एक FIR लिखनी है लोकल पुलिस स्टेशन को। तो FIR में डायरेक्ट अपना नाम, एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, डेट, फिर टू ऑफिस इंचार्ज, पुलिस स्टेशन नेम, एड्रेस पुलिस स्टेशन का, रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR स्नैचिंग इंसिडेंट हुआ है, तो मैं लिख रही हूँ, डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट अ क्रिमिनल इंसिडेंट दैट अकर्ड ऑन एट अप्रोक्सीमेटली, फिर टाइम लिखना है, फिर एरिया लिखना है। क्या लिखना है कि मैं आपको ये रिपोर्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे साथ एक क्रिमिनल एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे डेट है तो आप लिखोगे जो कि 10 तारीख को हुआ है, दिन में 2:30 बजे हुआ है, और इस जगह पर हुआ है, ऐसे करके आप लिखोगे और बोलोगे कि मेरी डिटेल्स है वो इस तरीके से है। पहले डेट और टाइम बताओगे, कौन सी तारीख को कौन सा समय पे हुआ है, फिर लोकेशन बताओगे, फिर इंसिडेंट्स के बारे में बताओगे कि भाई मैं चल रही थी, चलते चलते छीन लिया, या मैं खड़ी थी। फिर उसके बाद बताओगे स्टोलन आइटम्स, उस पर्स में क्या क्या था और क्या क्या जो है उनके साथ चला गया। फिर एंड करते हुए आप लिखोगे कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी FIR को रजिस्ट्रेट करें और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको ऊपर प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग समझे कि इंसिडेंट क्या हुआ, और मेरे साथ प्लीज कोऑपरेट करें और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे मेरा पर्स ढूंढ कर पहुंचाइए, क्योंकि उसमें मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को एंड अप करोगे, और एंड में थैंकिंग फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर, आई ट्रस्ट दैट द नेसेसरी स्टेप विल बी टेकन टू इंश्योर अ थ्रू इन्वेस्टिगेशन। इस मैटर पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। आप जब मुझे बुलाओगे मैं आऊंगी, और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो भी जरूरत के स्टेप होंगे आप उन्हें फॉलो जरूर करोगे। फिर सिंसियरली लिख के अपना पूरा नाम आप लिख के इस चीज को खत्म करोगे। तो इस तरीके से आपकी FIR बुक में भी सेम ऐसी है कि पहले नाम, फिर फादर या हस्बैंड का नाम जो भी है, फिर कॉन्टेक्ट एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, सेम वही फॉर्मेट है जो कि मैंने आपको बताया, और एंड में ऐसे लिखी आपको लिखना ही पड़ेगा। या आई सीक योर हेल्प एंड रिक्वेस्ट, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी FIR को दर्ज करो, इस मामले पे ध्यान दो। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो है करना होता है। नेक्स्ट है, राइट अ कंज्यूमर कंप्लेंट अबाउट कटिंग ऑफ ट्रीज। कंज्यूमर कंप्लेंट लिखनी है आपको, जो कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहे हैं, जो पेड़ कट रहे हैं उस पे। तो देखो पहले वही अपना पूरा नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें कॉमन है अगर आप FIR RTI लेटर वगैरह में देखोगे, तो इसीलिए आपको बहुत सही लगेगा ये। इस तरीके से आपको इसमें भी वही लिखना है, पहले अपना एड्रेस, फिर उसके बाद सेम वही रिसीवर एड्रेस, किसको भेज रहे हो, लोकल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट एड्रेस। आपकी बुक में यही है, कटिंग ऑफ ट्रीज पे ही है, तो इसीलिए मैंने यही वाला एग्जाम्पल लिया है। बाकी लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो आगे क्वेश्चन है आपका, मैं आपको उसमें बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। देखो इसमें आपको क्या लिखना है कि भाई आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न एंड रजिस्टर अ फॉर्मल कंप्लेंट रिगार्डिंग द अनऑथराइज्ड कटिंग ऑफ ट्रीज इन द विंसिटी ऑफ, फिर आपको यहाँ पे लोकेशन लिखनी है और लैंडमार्क लिखना है। कैसे आप बोलोगे कि मैं ये लिख रही हूँ, डीप कंसर्न के साथ लिख रही हूँ और एक रजिस्टर, एक कंप्लेंट को रजिस्टर करा रही हूँ। आजकल जो ये ट्रीज की कटिंग चल रही है इस जगह पर, उस जगह का नाम लिखना है, उस कॉलोनी का नाम लिखना है। उसके बाद आप बोलोगे कि
कि मैं काफी टाइम से ऐसे नोटिस कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बहुत सारे पेड़ जो है कटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंटल रेगुलेशन के खिलाफ है। इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगा और इससे हमारा ग्रीन कवर, जो हमारा लोकल इकोसिस्टम है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये सब इफेक्ट होंगे। तो इसीलिए बस इतना करके, मैं ज्यादा नहीं बोल रही, 3 से 4 लाइन में मिडिल पैराग्राफ खत्म करके एंड में लिखो कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो कंप्लेन मैंने रजिस्टर करवाई है, इसके साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन करिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को जो है सुलझाइए। और एट द एंड आप इस तरीके से इसे कंक्लूड करके थैंक यू, फिर आपका नेम और ये चीज जो है वो खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन एसे ऑन स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन यूथ इन 100 वर्ड्स। तो आपको 100 शब्दों के अंदर स्ट्रेस और जो स्ट्रेस के इफेक्ट पड़ते हैं यूथ लोगों के ऊपर, जो इसके इफेक्ट पड़ते हैं, जो इसके प्रभाव पड़ते हैं, वो बताने हैं। देखो स्ट्रेस आपको पता ही है, जब हम किसी चीज का लोड ले लेते हैं, हमारे अंदर एंजाइटी सी हो जाती है, काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो हम सोचते हैं या चिंता करते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आजकल? आप देखोगे जो यूथ जनरेशन होती है, जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर जो ये स्ट्रेस वाली जो ये बीमारी है, जो ये मेंटल हेल्थ पे जो ये प्रभाव डालती है, काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इस पे आपको अपने व्यूज लिखना है 100 शब्दों के अंदर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने वे में लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको टॉपिक मिलेगा एग्जाम में, तो आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखोगे अपनी चीजों को। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि यूथ आजकल ज्यादा फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस का लेवल हो गया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर देखो एकेडमिक प्रेशर होता है किसी के ऊपर, कुछ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन छोड़ो, कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ आपका और भी पर्सनल चीजें होती हैं। लेकिन जो ये स्ट्रेस होता है, ये हमारी मेंटल हेल्थ पे तो प्रभाव डालता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीजों को भी लेकर आता है। इससे हमारी जो स्लीपिंग, एक होता है ना कि हम स्लीप करते हैं 6 to 7 आवर्स के लिए, लेकिन इससे क्या होता है, हमें रातों को नींद नहीं आती, हमारी स्लीप भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, हमारा फिजिकल जो वेलबिंग होती है वो भी बिगड़ जाती है, और काफी ज्यादा हम इसमें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इफेक्ट होते हैं। तो आप एग्जाम में जो टॉपिक मिले उस पर आपको इसी तरीके से अपने व्यूज लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड डिस्कसिंग देयर प्लान फॉर द अपकमिंग वीकेंड। तो आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है 2 दोस्तों के बीच जो आने वाले वीकेंड के लिए कुछ प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं। तो राहुल और मोहन मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो। राहुल, हे मोहन, गॉट एनी एक्साइटिंग प्लान्स फॉर द वीकेंड। की हाय मोहन, क्या तुम जो आने वाला वीकेंड है उसके लिए तुमने कोई एक्साइटिंग प्लान सोचे हैं? तो मोहन कहता है नॉट रियली, अभी तक तो नहीं, जस्ट यूजुअल जैसा होता है वही, सोऊंगा थोड़ी देर और सीरीज वगैरह देखूंगा। तुम बताओ, हाउ अबाउट यू? तो राहुल कहता है सेम ईयर, मैंने भी यही सोचा, बट आई वॉज थिंकिंग वी कुड डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। पर मैं सोच रहा हूँ कि हम इस वीकेंड पे कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, यू नो, ब्रेक द वीकेंड मोनोटनी, है ना, कि थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक सा ले लेते हैं। तो मोहन कहता है वाओ दैट साउंड इंटरेस्टिंग, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तो व्हाट डू यू हैव इन माइंड? तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो राहुल कहता है वेल आई वाज थिंकिंग ऑफ ट्राइंग आउट द न्यू कैफे डाउनटाउन, दे हैव दिस अमेजिंग लाइव म्यूजिक ऑन सैटरडेज। तो कहता है कि जो एक न्यू कैफे खुला है डाउनटाउन में, मैं वहां जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वहां पर एक अमेजिंग लाइव म्यूजिक्स होते हैं सैटरडे को। तो मोहन कहता है ओ हियर्ड अबाउट दैट प्लेस, ओ हाँ मैंने भी उस बारे में सुना था, ग्रेट आइडिया, मैं भी चलता हूँ। तो फिर वो आगे इसी तरीके की बात करते हैं। तो आपको जो टॉपिक मिला होगा, आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग योर ड्रीम्स इन 300 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक दे रखा है, जैसा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग योर ड्रीम्स, जो आपके ड्रीम्स है, आपके जो सपने हैं, उसे फॉलो करने का क्या महत्व है या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो 300 शब्दों के अंदर लिखना है। देखो फिर मैं कह रही हूँ, आपको अलग टॉपिक मिलेगा, वहाँ पे कुछ करंट जो टॉपिक्स है वो भी हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या कोई सोसाइटियल जो टॉपिक आजकल चल रहे हैं वो भी हो सकता है। तो यहाँ जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये समझाने के लिए लिया है यहाँ पे। तो आपको कोई भी टॉपिक मिल सकता है, लेकिन एक बात याद रखना है, ईजी लैंग्वेज में अपने व्यूज डालने हैं। आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी पता है, आप एक नॉर्मल सिंपल सी जो इंग्लिश होती है उसमें लिख दो, ज्यादा हैवी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन एक बहुत सिंपल सी ली है कि फॉलोइंग योर ड्रीम्स इज एसेंशियल फॉर पर्सन फुलफिलमेंट, ग्रोथ एंड अ मीनिंगफुल लाइफ। कि अपने सपनों को पूरा करना या उनका पीछा करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है, आपकी लाइफ की जो फुलफिलमेंट्स होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उस चीज को पूरी करता है और आपकी लाइफ को काफी ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। आप कुछ बनोगे, कुछ बढ़िया करियर होगा आपका, तभी आपकी लाइफ मीनिंगफुल भी कहलाएगी। उसके आगे मैंने और भी चीजें डाली है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करते हो, अपनी जर्नी को जीते हो, या तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है, जैसा कि आप अपने पैशंस के बारे में आपको पता चलता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वैल्यूज, ये सब आपको पता चलता है। और सबसे मेन बात कि अगर आप अपने सपने के पीछे जाते हो और अपने सपने को पूरा करते हो, तो आप जो सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन होती है, फालतू की सामाजिक विचारधारणाएं होती हैं, आप उससे भी ब्रेक ले लेते हो।
आप एक एस्पिरेंट बन जाते हो और फिर जो आपका सोचने का नज़रिया होता है या आपका जो भी किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। आप बिल्कुल यूनिक पाथ पे चलते हो। तो मैंने इस तरीके से इस आंसर को पूरा किया है। आप अपने अकॉर्डिंग 300 वर्ड्स में लिखना होता है, तो आपको जो टॉपिक मिले आप उसको अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आपको इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मैंने यहाँ पे रूल्स लगा रखे हैं, अगर आपको टेंस आते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं और अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट है सीता लव सावित्री, तो अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सावित्री इज लव्ड बाय सीता। नेक्स्ट हम देखें द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, तो दोबारा अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करें तो क्या हो जाएगा द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। फिर द पियोन ओपन द गेट वॉज ओपन बाय द पियोन। तो इस तरीके से हमें इन्हें करना होता है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को ये आता ही होगा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट अ रोड दैट नीड्स रिपेयर। तो आपको लेटर लिखना है किसके ऊपर, एडिटर के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है आपका कि एक रोड के ऊपर लिखना है जिसे रिपेयरिंग की ज्यादा जरूरत है। देखो यहाँ मैंने फॉर्मेट लगाया है, आपको इस तरीके से लेटर को लिखना होता है, जैसे कि योर एड्रेस लाइन 1, योर एड्रेस लाइन 2। जैसा कि यहाँ पे देखो 25 SS स्ट्रीट निरंकरी कॉलोनी दिल्ली। तो ये हो गया सबसे पहले आपका एड्रेस, सेंडर एड्रेस होता है। फिर आती है आप लोगों की डेट, फिर आएगा आप लोगों का रिसीवर एड्रेस यानी कि द एडिटर द हिंदू दिल्ली। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही मेंशन होता है, वही सेम आपको यहाँ लिख देना है इजीली। फिर आती है आपकी बॉडी, मेन टेक्स्ट 1, 2 और जो थर्ड होता है इसमें हमें कंक्लूड करना होता है, कंक्लूजन लिख के उसे खत्म करना होता है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द पीपल इन एंड अराउंड निरंकरी हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज इन ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ द रोड। यहाँ पर लाइन यूज हुई है आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस। आप इसकी जगह जो आप लोग लाइन स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू या आई वुड लाइक टू शेयर यू दिस एंड दैट, तो आप वो लाइन भी यहाँ पर एडिटर के लेटर में यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इंट्रो दे दिया फर्स्ट पैराग्राफ में, फिर आपको बनानी है बॉडी। अब उसमें क्या है कि लोगों को कैसे इफेक्ट पड़ता है और रोड्स बिल्कुल बेकार हो गई। अगर आप लोग रात को आते हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, ऊपर से बारिश हो जाए तो जो गड्ढे है रोड में उनमें भी पानी भर जाता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। तो इस तरीके से सेकंड में आपको अपनी प्रॉब्लम और सफरिंग को लिखना होता है। फिर एट द एंड इन कंक्लूजन में आपको करना होता है क्या कि भाई सिचुएशन काफी खराब है, मैं काफी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर। जो भी आपको इजी लाइन लगे उसे आप लिख सकते हो, ठीक है। आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द मैटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द रोड में बी प्रॉपरली रिपेयर्ड विदाउट फर्दर डिले। फिर एट द एंड आपको थैंक यू योर सिंसियरली एंड अपना नेम लिख के खत्म कर देना। ये रेजिडेंट वगैरह लिखने की कोई वैसे जरूरत है नहीं, आप सिर्फ अपना नेम लिखोगे तो इट्स इनफ, ये सब लिखने की इतनी नीड नहीं है। तो इस तरीके से हमें लेटर लिखना होता है। एक बात याद रखने की जो होती है, क्वेश्चन आपको वहां पर कोई भी मिल सकता है। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया रोड दैट नीड्स रिपेयर, वहां पे आपको कोई और टॉपिक भी मिल सकता है लेटर के लिए। बस आपको फॉर्मेट याद रखना है कि पहले आता है आप लोगों का सेंडर एड्रेस यानी कि जो भेज रहा है, फिर आती है डेट और फिर आता है रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में मेंशन हो वो लिख के, और उस टॉपिक के बारे में आपको जो भी पता है वो लेटर में 3 बॉडी के अंदर 3 पैराग्राफ के अंदर कंक्लूड करो। योर्स सिंसियरली थैंकिंग यू करके कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सीवी। आपको एक सीवी लिखना है। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल डाला है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पैटर्न बता रही हूँ कैसे लिखते हैं एक सीवी, ठीक है। क्वेश्चन वहां पर अलग आएगा 3-4 लाइन का कि ऐसे ऐसे है, ये आपका एड्रेस है, ये है वो है। तो उस तरीके से मैंने यहाँ क्वेश्चन के रूप में इस पिक्चर को लगा दिया है। इसमें आपको बोला गया है फॉर्मेट में कि पहले आपको अपना एड्रेस और बेसिक सी नॉलेज देनी है, फिर आपको करियर गोल बताना है अपना, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी है, टेक्निकल स्किल बतानी है, आपको क्या क्या आता है, किस किस चीज के साथ आप फैमिलियर हो, फिर अपना एक्सपीरियंस बताना है, और फिर सीवी बनाते हुए जो भी पर्सनल चीजें होती है वो लिखनी है। तो इसको मैंने सॉल्व करा है, मैं आपको बताती हूँ। तो वही सबसे पहले देखो, आपने लिखा है, नाम लिखा है कि मेरा नाम ये है, आपका जो भी नाम होगा आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे अपना एड्रेस, फिर अपना फोन नंबर और फिर ईमेल। करियर ऑब्जेक्टिव में आप लिखोगे टू फाइंड द पोजीशन एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल दैट अलाउज टीचर टू बी क्रिएटिव विद द सिलेबस। तो प्राइमरी स्कूल के टीचर है, तो इस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर आपने अपने एजुकेशनल थिंग लिख दी, जैसा कि हम 10th-12th में जॉब लेटर में लिखते थे, वैसे सेम हमें यहाँ पर एजुकेशन में लिखना है कि मेरी बीएड हुई थी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से 2018 में, इतनी मेरे मार्क्स आए थे। फिर मैंने बी ऑनर्स हिंदी में की थी किरोरीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2016 में, जब मेरी आई थी 60%। और फिर 12th मैंने की थी सेंट मार्क स्कूल से, जो भी दिल्ली में ही है, 2013 में हुई थी।
और 85% आए थे इसमें। तो इस तरीके से आपको अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। फिर आप लिखोगे वर्क एक्सपीरियंस कि मैंने संत मैरी स्कूल में पढ़ाया है, जो कि दिल्ली कैंट में जुलाई से लेकर दिसंबर तक पढ़ाया है। वहां पर मैं हिंदी पढ़ाती थी 1st से 5th तक के बच्चों को। फिर आप लिखोगे केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाया, जो जनकपुरी में अक्टूबर से लेके जून 2019 तक। फिर आप अपनी अचीवमेंट लिख सकते हो कि भाई क्या क्या आपने अचीव किया। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला कि BA ऑनर्स हिंदी जब मैंने ले रखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरी 2nd पोजीशन आई थी। और मैं प्लेज वगैरह ज्यादा खेलती हूँ। मैंने अपने कॉलेज का जो दृष्टि थिएटर ग्रुप था वो भी ज्वाइन कर रखा था। फिर आपको जैसा कि मैंने बताया था पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जेंडर लिखा है कि मेल हूँ फीमेल हूँ, मैरिटल स्टेटस लिखा है कि सिंगल हूँ मैरिड हूँ, नेशनैलिटी जो भी आपकी नेशनैलिटी यानी कि इंडियन ही है ऑब्वियसली। और फिर आपको लिखना है लैंग्वेज नोज, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। उसने लिखा है तमिल, हिंदी, इंग्लिश। आप हिंदी इंग्लिश भी लिखोगे इट्स ओके। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में उसने बता दिया कि मेरे को एक्टिंग करना, टीचिंग नहीं है तो मेरी एक्टिंग करना मेरा शौक है। इसके अलावा ट्रैवलिंग करना मुझे पसंद है, राइटिंग मुझे पसंद है। रेफरेंसेस आपने 2 लिख दिए, इनसे पूछ लो, ये रेफरेंसेस है, इनके मैं अंडर में थी। और इस तरीके से आपका जो एक CV होता है वो भी क्या होता है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ रिव्यू बाय एलिजाबेथ कैनेडी ऑन वेयर द माइंड थिंग्स आर। इसी के और में क्वेश्चन है राइट अ रिव्यू ऑफ एनी अदर बुक दैट यू हैव रीड रिसेंटली। तो देखो ये रिव्यू वाला क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है। या तो आपसे पूछ लेगा कि जो भी आपने कोई बुक पढ़ी है उसका रिव्यू दो, जो भी बुक आपने पढ़ी है उसका। या फिर इसमें बोला हुआ है कि आपके बुक में ही है, सिलेबस में ही है, वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर, जो कि एलिजाबेथ कैनेडी ने लिखा है। तो इसके ऊपर एक रिव्यू दो कि एलिजाबेथ कैनेडी ने वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर पे क्या रिव्यू दिया। इंट्रो की बात करें, जो ये वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर स्टोरी है, ये एक लड़के की स्टोरी है, एक यंग बॉय नेम्ड मैक्स, जिसका नाम होता है मैक्स। एक छोटे से लड़के की कहानी है ये। हु आफ्टर बीइंग सेंट टू बेड विदाउट डिनर फॉर मिसबिहेविंग, उसे बिना खाना नहीं दिया जाता और उसे बेड पे सोने के लिए भेज दिया जाता है। इसका रीजन क्या था कि उसने मिसबिहेवियर किया था। इमेजिन अ मैजिकल जर्नी टू एन आइलैंड इनहेबिटेड बाय विल्ड क्रिएचर नोन एज द वाइल्ड थिंग्स। अब वो क्या करता है, जब बेड पे सोने चला जाता है तो सपना आता है उसे, या फिर वो सोते सोते इमेजिन करता है कि वो एक जादुई यात्रा पर गया है, जो उसे कहाँ लेकर जाती है, आइलैंड पर लेकर जाती है, जहाँ वो जंगली जो जानवर होते हैं उनसे मिलता है और जंगली चीजों से मिलता है। मैक्स बिकम्स देयर किंग एंड एंजॉय अ प्लेफुल एंड रैम्ब्यूनिटिशियस टाइम विद देम बिफोर फीलिंग द पुल टू रिटर्न होम वेयर ही फाइंड हिज डिनर वेटिंग फॉर हिम स्टिल हॉट। द बुक हैज बीन cherished for its imaginative storytelling and Sandak's iconic illustration that capture the essence of childhood emotion and fantasies। अब इसमें आगे क्या बताया गया है, इसमें आगे बताया गया कि जो ये मॉरिस सैंडेक की ये जो कहानी है, तो जो इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो मैक्स है वो सपने में देखता है कि वो किसी जादू यात्रा पे चला गया एक आइलैंड पर, जहाँ पे सिर्फ जंगली जानवर और जंगली चीजें हैं। मैक्स वहां उन सब का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और जब वो उसे काफी ज्यादा ही प्लेफुल टाइम लगता है, वो वहां काफी ज्यादा एंजॉय करता है। पर जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसका डिनर अभी भी उसके लिए वेट कर रहा था और अभी तक गर्म था। तो यानी कि वो सपना या जो भी उसने इमेजिनेशन की थी वो टूट जाती है। अब इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जो ये स्टोरी थी ये पूरी इमेजिनेटिव है, लेकिन जो इसमें सैंडेक है वो क्या बताते हैं, बच्चों की इमेजिनेशन और उनकी भावनाओं को दिखाते हैं, किस तरीके से एक बच्चा क्या इमेजिन कर सकता है। रिव्यू अगर हम इसका देखें तो जो वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर है ये एक टाइमलेस मास्टरपीस है, यानी कि ये एक ऐसी इमेजिनेशन वाली बुक है या फिर ये एक ऐसा मास्टरपीस है जिसने 50 से अधिक वर्षों से क्या किया, 50 सालों से भी ज्यादा समय तक लोगों ने इसे पढ़ा है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि ये किस चीज पे, जो ये स्टोरी है, जो ये आप कह सकते हो नरेशन जो किया हुआ है, वहां पर रिचनेस, आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को दिखाया गया है और एक बच्चों का साहित्य है जिसने बच्चों को काफी ज्यादा प्रभावित किया। द बुक ओपन्स विद एन इंट्रोडक्शन टू सैंडेक्स ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क एम्फसाइजिंग इट्स सिग्निफिकेंस। जब बुक शुरू होती है तो इसमें इंट्रोडक्शन होता है, जो सैंडेक ने पहले के काम जो किए होते हैं, ये बुक उन कामों के परिचय के साथ शुरू होती है। इट्स सिग्निफिकेंस इन चैलेंजिंग द नॉर्म्स ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर बाय एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ डार्क इमोशन, अ रेरिटी एट अ टाइम ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन 1963। और ये फिर जो भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं, उन सब की खोज करती है और बच्चों का जो साहित्य लिखा जाता है, थीम्स को एक्सप्लोर करती है और फिर लिखती है। और फिर 1963 में इसका जो पब्लिश, जब ये बुक होनी थी तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल सा टाइम था। कैनेडी इसमें जो मैक्स है उसे एक मिस्टीरियस बॉय दिखाते हैं और उसकी एक फैंटेसिकल जर्नी दिखाते हैं जो उसकी दुनिया से काफी अलग। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो मैक्स का एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है कि वो किस तरीके से एक बच्चे से राजा की तरह बनता है। उसकी मम्मी से झगड़ा होता है, उसे खाना नहीं मिलता, वो जाके लेटता है और इमेजिन करता है कि ऐसे वर्ल्ड में जहाँ वो राजा है, जहाँ उसकी सब सुनते हैं, उसे किसी की नहीं सुननी पड़ती। ऐसे ही को रिव्यू लिखने होते हैं किसी भी बुक के। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से एट द एंड इन कंक्लूजन आपको जो कंक्लूजन लगता है आप उसे लिख सकते हैं। ये सेम जरूरी नहीं है आएगा, किसी भी चीज रिव्यू आपसे पूछ सकते हैं, या जैसे कि मैंने
आपको बताया, आपको बोलेंगे कि जो आपने बुक पढ़ी है उसका कोई रिव्यू बता दो। तो इस तरीके से हमें ये रिव्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोफिया वांट्स टू क्रिएट अ सोशल मीडिया प्रोफाइल, व्हाट स्टेप शुड शी टेक टू क्रिएट हर प्रोफाइल। तो जो सोफिया है वो सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना चाहती है, तो आपको बताने कौन कौन से स्टेप्स उसे फॉलो करने पड़ेंगे अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ईजी है, ये तो आप सबको ही आता होगा, पर फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो सोशल मीडिया हम कहते किसे हैं? जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बताइए आप लोगों को। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो ये अलग अलग एप्स होती हैं जहां पर हम अपनी कंटेंट को क्रिएट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, वहां लोगों से कम्युनिकेट, बातचीत करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं। जो होते हैं, जैसे मान लो कोई 5 साल पहले हमसे दोस्त अलग हुआ है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे हमें इजीली मिल जाता है, जहां हम फिर उसके साथ बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मीडिया शेयर करते हैं, फोटो, वीडियो, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स करते हैं। तो यही होती है आपकी सोशल मीडिया। सोफिया यहाँ पर एक प्रोफाइल क्रिएट करना चाहती है, तो जो उसे स्टेप फॉलो करने हैं वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले तो चूज अ प्लेटफॉर्म। देखो, उसे डिसाइड करना होगा उसे कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनानी है। जैसा कि उसे फेसबुक पे बनानी है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, किस पे बनानी है। तो ऐसे करके सबसे पहले उसे अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है। देन साइन अप और रजिस्टर। फिर उसके बाद उसे क्या करना है, जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चूज कर लेगी तो उसे उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसे साइन अप और रजिस्टर में से चूज करके एक अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसको वहां पर अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर यूज करना पड़ेगा रजिस्टर के लिए। जैसे ही वो रजिस्टर कर लेगी उस ऐप के अंदर, तो उसके बाद उसे ऑप्शन दिया जाएगा कि वो एक यूजर नेम क्रिएट करे और पासवर्ड क्रिएट करे। तो उसे यूजर नेम क्रिएट करना होगा, चाहे वो अपने नाम से करे या वो जिस भी नाम से करना चाहती है करे। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए कुछ यूज करे पासवर्ड बनाते हुए, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, ताकि जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। उसके बाद उसे अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे कंप्लीट करना चाहिए, जैसा कि बायो में जो भी होता है, लोकेशन, इंटरेस्ट या जो भी इंफॉर्मेशन आप में पूछी जाती है उसे उसको एक्यूरेट भरना चाहिए, और सारी इंफॉर्मेशन ये मेक श्योर करनी चाहिए कि वो सही हो। फिर कस्टमाइज प्राइवेसी सेटिंग। उसके बाद उसे प्राइवेसी सेटिंग जो होती है एडजस्ट करनी चाहिए, जैसे कि कौन उसके पोस्ट देख सकता है, कौन उसे फॉलो कर सकता है, कौन उसकी स्टोरी देख सकता है, कौन उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेजेस भेज सकता है। इन सब पे प्राइवेसी होती है, आप लोग चलाते होगे तो आपको पता होगा। उसे इसके बाद क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली, अपने कलीग्स को सर्च करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट, उनके अकाउंट को सर्च करना चाहिए, फिर उनसे बात करनी चाहिए। देन स्टार्ट शेयरिंग कंटेंट। फिर उसे कंटेंट को शेयर करना शुरू करना चाहिए, जैसे कि फोटो, वीडियोस, आर्टिकल्स या जो भी वो शेयर करना चाहे उसे करना चाहिए। देन एंगेज विद द कम्युनिटी। उसे क्या करना चाहिए, लाइक, शेयर, ट्वीट करके किसी भी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो बाकी लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उसे इजीली बिल्डअप कर पाएगी, और प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया, वहां पर जो उसकी प्रेजेंस है वो भी ग्रो करेगी। देन स्टार्ट शेयरिंग कंटेंट। ये मैंने आपको बताया कि फिर उसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने पोस्ट, अपनी फोटो, वीडियो, आर्टिकल, लिंक वगैरह जो भी है उसे शेयर करना शुरू कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहिए। ऐसा नहीं एक फोटो आज डालिए फिर 2 साल बाद डाल रहे हो, फिर उस सोशल मीडिया प्रोफाइल का कोई मतलब नहीं होता। अपनी कंसिस्टेंसी अपने पोस्ट के द्वारा बतानी चाहिए कि हाँ भाई हम हैं अभी। फिर माइंडफुल रहना चाहिए ऑनलाइन के टाइम। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चला रहे हो, कुछ भी शेयर कर रहे हो। एक रिस्पॉन्सिबल और एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए आपका, और अपनी कोई भी सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी प्राइवेसी या सिक्योरिटी को दिखा रही है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप इजीली समझकर सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है बना सकते हो, क्योंकि उसके बाद ये आपकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, गोल को एक ऑनलाइन कम्युनिटी के द्वारा सबको दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ ब्रीफ समरी ऑन द नॉवल एंजल्स एंड डिमॉन्स बाय डैन ब्राउन। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, राइट अ मूवी रिव्यू ऑफ एंजल्स एंड डिमॉन्स। तो इससे आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपसे यहाँ तो समरी पूछी है, तो आपकी 2 यूनिट्स हैं जिसको मैंने कंक्लूड कर दिया, एक तो समरी वाली है और एक मूवी रिव्यू है। अब यहाँ पर मूवी रिव्यू भी एंजल एंड डिमॉन्स का ही पूछा है। वहां पर आपसे बोल सकते हैं कि जो आपने करंट में कोई मूवी देखी है उसका मूवी रिव्यू दो, या कोई और मूवी का रिव्यू आपसे मांग सकते हैं, या फिर अगर मूवी रिव्यू वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये समरी पूछ लेंगे आपसे। तो इसके लिए आपकी यूनिट में जो चैप्टर्स है आपको पता होनी चाहिए। इंट्रो के साथ अगर मैं शुरू करूं तो देखो, जो एंजल्स और डिमॉन्स है वो एक नॉवल है जिसे डैन ब्राउन ने पब्लिश किया था 2000 में। ये एक फर्स्ट बुक ऐसी है जो रॉबर्ट लंगडन सीरीज की है, और इसे प्रिसीड किया था द दादाजी विनीकोड ने। इसके अलावा ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। द बुक वॉज ऑल्सो अडेप्टेड इनटू अ फिल्म इन 2009। फिर इसी बुक से फिल्म बनाई गई 2009 में इसी किताब पर, जो उसे डायरेक्ट किया था रॉन हॉवर्ड ने। और कास्टिंग जो हम कहते हैं ना कि जिसने भूमिका निभाई थी, वो भूमिका निभाई थी टॉम हैंक्स ने। क्या बने थे वो इसमें? रॉबर्ट लैंगडन बने थे। अब इसकी अगर हम समरी की बात करें तो देखो, डैन ब्राउन की जो ये एंजलिस और डेमंस है, ये किसे सिंबलाइज की गई है? सिंबलाइज की गई है रॉबर्ट लैंगडन
लैंगडन को, जो कि स्विट्जरलैंड में रहते हैं, और उन्हें बुलाया कहाँ जाता है, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, और उन्हें CIRN में बुलाया जाता है। तो वहां पर एक कोई विज्ञानी होता है, उसका क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। उसका जब मर्डर होता है तो जो उसकी बॉडी होती है तो उसकी चेस्ट पे कोई साइन बना होता है, तो इसीलिए उन्हें बुलाया जाता है। Langdon discovers that the Illuminati, a long-feared secret society, has resurfaced and plans to destroy the Vatican using solar antimatter। तो फिर इसी तरीके से एक लैंगडन को जब पता चलता है कि इल्यूमिनेटी एक लंबे समय से, जो कि एक ऐसा समाज जो काफी गुप्त रहा, भयभीत रहा, वो फिर से सामने आ रहा है, और फिर जो चुराया गया एंटीमेटर है उसका यूज करके वो वेटिकन को नष्ट कर रहा है, वो वेटिकन को खत्म करने की योजना बना रहा है। तो लैंगडन क्या करता है, जो भौतिक विज्ञानी मारे गए होते हैं उनकी जो बेटी होती है विक्टोरिया वेत्रा, उसके साथ मिलकर क्या करता है, इल्यूमिनेटी की जो साजिश होती है उसे रोकने के खिलाफ काफी प्लानिंग करता है। उनकी खोज जो थी वो काफी ज्यादा मतलब अलग अलग जो क्लूज होते हैं उनका पीछा करती है, और खतरे से बचते हुए कई चुनौतियां, कई डेंजर चीजों को फेस करती है, काफी चैलेंजेस को देखती है, और फिर कहाँ पहुंचती है, रोम पहुंचती है। फिर आगे बोला गया कि जैसी जो लैंगडन और विक्टोरिया है वो इल्यूमिनेटी के इंट्रिकेट पार्ट था, इंट्रिकेट पार्ट मतलब जो बहुत मुश्किल सा रास्ता था, उन्होंने उसे समझा, और उन्होंने फिर क्या किया, जो कैथोलिक चर्च है उन्होंने उसके खिलाफ, जो भी वो समाज में चीजें कर रहे थे गलत, उसके खिलाफ क्या किया, लोगों में प्रतिशोध को उजागर किया, मतलब लोगों के अंदर काफी ज्यादा चेतना जगाई कि ये सब गलत है। उन्होंने जब रास्ता देखा, जब वो रास्ते में जा रहे थे, तो जो उनका सामना हुआ था, उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स देखे जिनके जो हिडन मीनिंग्स थे वो काफी कुछ कह रहे थे। तो जो ये नॉवल है ये किसके बीच कन्फ्लिक्ट है, ये किसके बीच संघर्ष का कारण है, साइंस और रिलीजन, यानी कि विज्ञान और धर्म के बीच। और इस नॉवल के अंदर जिस थीम को एक्सप्लोर किया गया है वो किया गया है पावर को, सीक्रेसी को, और बैटल ऑफ एनलाइटमेंट एंड फेथ, भरोसे और आत्मज्ञान के बीच की लड़ाई को ये दिखाता है। तो जो ये बैटल है ये किसे दिखाता है, एनलाइटमेंट और फेथ को दिखाता है, यानी कि आत्मज्ञान और विश्वास के बीच की जो लड़ाई है उसे हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। इसमें आगे बताया गया है कि ये जो संघर्ष था, ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये काफी ज्यादा बढ़ती जाती है। जब लैंगडन और विक्टोरिया समय के साथ चलते हैं तो समय उनके विपरीत चल रहा होता है, फिर उन्हें कई अनएक्सपेक्टेड रिविलेशंस, काफी ज्यादा दुविधाएं, काफी ज्यादा जो रहस्य होते हैं ना, रिवील मतलब होता है जैसे बहुत सारी बातें जो छुपी हुई हों, उन्हें उनका भी सामना करना पड़ता है, और जैसी वो बातें उनके सामने आती है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनका जो तनाव होता है वो बढ़ जाता है। उन्हें भरोसा नहीं होता कि अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स है वहीं से उनके साथ उन्हें बिट्रेल किया जा रहा है, उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। और अब उन्हें समझ आ गया था कि जो ये विनाश हो रहा है, इस विनाश को, इस डेंजर को रोकने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो उन्हें धोखा दे रहा है या जो उनके लिए खतरे का जाल बिछा रहा है उन सबसे निपटना होगा। और अंततः मतलब एंड में क्या होता है, कहानी में जो वेटिकन है उसका एक नाटकीय प्रदर्शन होता है जहां लैंगडन योजना के बाद मास्टरमाइंड का सामना करता है। बुद्धि, साहस और अपनी सोच के माध्यम से लैंगडन इल्यूमिनाती की योजना को विफल करने और आपदा को टालने में, वेटिकन को बचाने में क्या होता है, सफल होता है ऑब्वियसली। इसीलिए एट द एंड कहा जाता है कि जो ये एंजल और डिमोन्स है एक थ्रिलिंग मिस्ट्री और एक सस्पेंसफुल स्टोरी है जिसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो ये थी समरी इसकी, और इसी तरीके से आपकी ये समरी हुई है। इसका आपको क्या रिव्यू लगता है, क्या आपको लगता है इसमें हुआ है, वो बताना है। मैंने आपको फिर बोला कि मूवी रिव्यू भी पूछ सकते हैं आपसे, समरी भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको दोनों चीज लिखनी आनी चाहिए मूवी रिव्यू में, जो उस मूवी को देख के आपको लगा। जैसे कि एग्जाम्पल तो मान लो आपसे पूछ लिया दंगल को लेके बताओ, तब उसमें लिखोगे जो दंगल एक इंस्पिरेशन स्टोरी है, जो गर्ल्स और बॉयज के बीच की जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो बाउंड्रीज है उसे खत्म करती है, बताती है कि वुमेन भी कुछ भी कर सकती है। तो इस तरीके से जो आपके उस मूवी के ऊपर रिव्यू में आपको लिखने होंगे। तो इस तरीके से हमने हमारे सारे क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है आज की क्लास में। बस इतना ही। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चा इस वीडियो को देख पाए। इसी के साथ साथ इस PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।